से विद्यार्थियों आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप बताइए कि हम आपके लिए हर समय प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके लिए रेलवे भर्ती परीक्षा तैयारी करवा सकें। और आप पता है कि हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल का जीकेजीएस का एनालिसिस कवर करवा रहे हैं। और आपको पता होगा कि जो एनालिसिस चल रहा है जीकेजीएस का, आपके लिए अगले शिफ्टों के लिए व अगले तारीखों में जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत सहायक होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सहायक होगा, क्योंकि कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हो। हमें इसके माध्यम से हमें प्रश्नों का प्रकार समझ में आ रहा है कि किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। तो आप देख लीजिएगा, आज हम आपको शिफ्ट नंबर 3, तो इस प्रकार से आपको जीकेजीएस का प्रश्नों का विश्लेषण करना है, प्रश्नों को समझना है बड़ी तरीके से। और आपको बता दें, हम इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, जहां आपको देखने को मिल जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती जीकेजीएस एनालिसिस करके, जहां पर आपको अभी तक हमने जितने भी जीकेजीएस कवर करवाया आप पूरा मिल जाएगा। और आज हम आपके लिए 9 मार्च शिफ्ट नंबर पे है 3rd नंबर के जीकेजीएस ले रहे हैं। ध्यान रखें, 9 मार्च 3rd शिफ्ट। ठीक है, देखिएगा किस प्रकार प्रश्न आए थे, और कुछ प्रश्न तो बिल्कुल रिपीट हो गए विद्यार्थियों। चलिए तो देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा था। याद रखिएगा, राजस्थान में गणगौर उत्सव चैत्र महीने में देवी गौरी या पार्वती के सम्मान में मनाया जाता है। क्योंकि कई बार प्रश्न हमें ये पूछ लेता है किस उद्देश्य से मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है, तो पूरा डिटेल हम आपको बता रहे हैं। अगली बार प्रश्न पूछे तो आपको उससे समझ जानकारी बननी चाहिए। और आपको पता है कि हमारे समय प्रयास करते हैं आपको ऐड जानकारी बता के पढ़ाने का। गणगौर उत्सव चैत्र के महीने में देवी गौरी या पार्वती के सम्मान में मनाया जाता है। यह राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अविवाहित महिलाएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए, जबकि विवाहित महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए गौरी की पूजा करती हैं, मतलब पार्वती के। यह होली के अगले दिन चैत्र माह के पहले दिन शुरुआत होकर अगले 16 दिनों तक चलता। याद रखें, तो ये गणगौर उत्सव है राजस्थान में अधिकांश और गुजरात में चलता है। जो अविवाहित महिलाएं होती हैं अपने वर के लिए कामना करती हैं, जो विवाहित महिला होती है अपने पति की लंबी उम्र की स्वास्थ्य के लिए कामना करती हैं। माता पार्वती या गौरी की पूजा होता है इस त्यौहार में, जो 16 दिन तक चलता है। याद रखिए इस बात को। अगला प्रश्न इसको दिखा, प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है कि नहीं। तो याद रखिएगा, सहायक नदी नदी की बात कर रहा है, भारत की तो गंगा होगी भाई, है कि नहीं। लेकिन हमें यहाँ पर बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वह सहायक वाली कौन रहेगी, यमुना। याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा, देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन है। तो याद रखिएगा, सुरेंद्र कुमार चौधरी। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के अगर प्रश्न पूछ ले तो याद रखिएगा, उमर अब्दुल्ला। ठीक है, तो मुख्यमंत्री मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल पढ़ना पड़ेगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री पढ़ना पड़ेगा, आपको बोल दिया हूँ मैं। तो बातों को आप मानो, सीखो, समझो, है कि नहीं। तो सुरेंद्र कुमार चौधरी आपके क्या थे, मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित प्रश्न पूछा था। ठीक, तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे मेरे विद्यार्थियों थोड़ा ठीक ठाक नहीं होंगे, बाकी सब आपको जिस प्रकार प्रश्न आए थे वैसे प्रश्न मिलेंगे। अगर आपका एग्जाम 9 मार्च शिफ्ट नंबर 3 को था तो आप अवश्य देखें, क्या पता ऐसे प्रश्न आए थे, क्या आपने ऐसे हल किए हैं। और आगामी दिन में आपका एग्जाम है तो अवश्य देखें, देखना भूलें। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित याद रखें, संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना संविधान या अन्य कानूनों के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान के लिए सभी सुरक्षा निगरानी उद्देश्य की जाएगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए एक कदम उठाया, जिसके सिद्धांत प्रधारित है। तो याद रखें, हमें अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत गठन, सीधी बात बोले तो ग्राम पंचायत गठन अनुच्छेद 40 में है। लेकिन हमें पूछ रहा है यहाँ पर किस 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 सिद्धांत प्रधारित। याद रखें, हम आपको बता चुके हैं सिद्धांत 3 है, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी। उनमें से एक सिद्धांत का नाम क्या, गांधीवादी। तो आर्टिकल नंबर 40 जो है आपके पास 14 है, जो ग्राम पंचायत गठन है, स्थानीय स्वशासन, जो गांधीवादी सिद्धांत आधारित है। तो यहाँ अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित करने के कदम उठाया जाएगा। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। एक पा रहे होंगे आप लोग, अनुच्छेद 47 राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों का सेवन पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 कहता है, गायों, बछड़ों, अन्य दुधारू पशुओं को के वध पर रोक लगाने व मवेशियों को पालने व उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए से संबंधित है। इस प्रकार से आपको आर्टिकल का प्रश्न आ रहा है, ध्यान रखें।
हम आपके हर संभव प्रयास करते हैं कि आपको जानकारी ऐड बताकर आपको अगले भर्ती के लिए तैयार करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 338 बी में जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा। जे 102 बार संविधान संशोधन 2018 के तहत स्थापित किया गया है। 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में ओबीसी, चलिए इस प्रकार से ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग बनाया गया है वो 102 बार संविधान अधिनियम 2018 के तहत स्थापित किया गया। आर्टिकल नंबर 338 बी में इसका उल्लेख मिलता है, याद रखिए। जब एसटी एससी का पूछा तो भाई ओबीसी का पूछ सकता है कि नहीं। और हम आपको इतना जानकारी एक्स्ट्रा बता देंगे कि अगली भर्ती में आपके लिए बहुत मददगार होगा, ध्यान रखें। इसलिए बोलते हैं आपको हमारे वीडियो देखें, समझें और अपने साथियों के पास शेयर करें जिससे वो विद्यार्थी पढ़ सके। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित, याद रखें विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ का नाम क्या है, सूत पिटक। और त्रिपिटक ग्रंथों को बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक माना जाता है। त्रिपिटक भी क्या है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, त्रिपिटक है। विनय पिटक, शंकर संचालन, सुत पिटक बुद्ध के उपदेशों का सबसे बड़ी पुस्तक है। अधिपिटक तत्मीसासा प्रधारित है। माना जाता है कि इन पुस्तकों को विभिन्न बौद्ध परिषदों द्वारा संग्रहित किया गया है। तो त्रिपिटक याद रखिएगा, जो बौद्ध प्रमुख ग्रंथ है जो हम बता चुके हैं यहाँ पर। इस प्रकार के प्रश्न 9 मार्च के पहले शिफ्ट पूछे थे, याद रखिएगा। बारह लाचा दर्रा लेह जिले को खालिस्तान जोड़ता है। तो दर्रा वाला प्रश्न तो हमें पहले पूछा जा चुका, ध्यान रखें। दर्रा के प्रश्नों को समझिएगा, किस प्रकार के टॉपिक का प्रश्न आ रहा है, आपको समय रहते आपको पढ़ना है और जीके जे इसका एनालिसिस अवश्य कवर करें। तो मनाली और बर्रा जो बारह लाचा दर्रा है लेह और जिले को मनाली से जोड़ याद रखेंगे। बारह लाचा भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में समुद्र तल से 4,890 मीटर या 16,043 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ऊंची पहाड़ी दर्रा जो लेह और मनाली को जोड़ता है। बारालाचा जास्कर श्रेणी में शिखर पर चौराहे के साथ एक दर्रा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई। तो आपको पता होना चाहिए, मैं फिर बोलो 1857 और 58 से प्रश्न बार बार बन रहे हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने, याद रखना, ठीक है। चलिए अंतिम आपको बोला जाए गवर्नर जनरल तो भी लॉर्ड कैनिंग रहेंगे और प्रथम वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग 1858 में, याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे भारतमाला परियोजना के पहले चरण की लंबाई कितनी थी। तो 34,800 किलोमीटर। इस प्रश्न को हमें पहले पूछा जा चुका, ध्यान रखें। तो भारतमाला परियोजना के पहले चरण की लंबाई 34,000 कितनी थी, 800 किलोमीटर। इस चरण में 24,800 किलोमीटर नए राजमार्ग और 10,000 किलोमीटर अधूरे निर्माणाधीन राजमार्ग शामिल, याद रखें। ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है इसलिए बोलो रिपीट प्रश्न हो। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे गोलकप्पिया क्या है, तो याद रखिएगा व्याकरण ग्रंथ है। तोलकम्पियम, तोलकम्पियम क्या है बोला, तोलकम्पियम ग्रंथ तमिल भाषा में लिखा गया, यह तमिल व्याकरण पर लिखा गया सबसे पुराना ग्रंथ है। इसे तमिल में इसे क्या कहते हैं, तोलकाम्पियम कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने से पहले एक चौड़ी निर्माण करती है, चोरी एस्चुरी निर्माण करती है, ऐसा पूछना था यहाँ पहला तो है कि नहीं। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो ध्यान रखें क्या करती है, अरब सागर से गिरने से पहले एक, थोड़ा प्रश्न गड़बड़ लग रहा है, ध्यान रखें तो आप समझ लीजिएगा। इसके पहले भी हमें नर्मदा नदी का प्रश्न पूछा जा चुका, ध्यान रखें। तो आप ध्यान रखें नदियों से भी प्रश्न आ रहा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे सरदार सरोवर बांध खालिस्तान राज्य में और खालिस्तान नदी पर स्थित है। आपको बता दें सरदार सरोवर गुजरात में स्थित है और नदी का नाम नर्मदा नदी रहेगा, जिसका प्रश्न हमें पिछले शिफ्टों में भी सरदार सरोवर बांध और नर्मदा नदी का प्रश्न पूछा जा चुका है। भारतीय नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध गुजरात और के केवड़िया गांव में स्थित है, जो नर्मदा नदी पर स्थित एक प्रसिद्ध बांध है, जिसका प्रश्न पहले पूछा जा। अगला प्रश्न एक पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पर बेसिलस कैलमेट गुएरिन, ध्यान रखें BCG का पूरा नाम बेसिलस कैलमेट गुएरिन है।
यह तपेदिक के खिलाफ एक टीका है। यह तपेदिक प्रतिरोध का निर्माण करने में मदद करता है। इस टीके का आविष्कार अल्बर्ट कैलमिट और कैमिलो गुएरिन, 2 फ्रांसीसी जीवाणु विज्ञानी द्वारा किया गया था। इसका पहली बार इस्तेमाल 1921 में डॉक्टर वेन हेल द्वारा तपेदिक से पीड़ित एक बच्चे के इलाज के लिए किया गया। ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हमें साइंस का प्रश्न पूछ रहा है, थोड़ा डीपली प्रश्न हो गया। लेकिन अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को निडाल पवन कल्याण कोनिडाला पवन कल्याण किस पार्टी से संबंधित? ध्यान रखिए, तो जनसेवा पार्टी आप पता होगा। जब इस प्रकार से आपको आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ प्रश्न में बोला उप मुख्यमंत्री कौन, याद रखें तो कौन है? कोनिडाला पवन कल्याण आप जानते होंगे, जो एक फिल्म स्टार या अभिनेता है दक्षिण भारत के। इनके पार्टी का नाम क्या है? जन सेवा पार्टी। और वहीं पर तांबे की छड़ को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता। ध्यान रखें, जैसे भी अगर आप तांबे कॉपर को गर्म करोगे तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो और बढ़ता चलेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1928 में। तो बॉम्बे रेसिडेंसी रेडियो क्लब की स्थापना साल 1928 में हुई थी। यह क्लब दक्षिण मुंबई के कोलाबा में स्थित अरब सागर के किनारे बना। ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आपको साइंस का प्रश्न मिलेगा, इतिहास का प्रश्न मिलेगा, भूगोल का प्रश्न मिलेगा, जीके जिसका संपूर्ण जितने भी आपको पता है कि सागर में गागर है, तो सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। कोशिका में ऊर्जा कहाँ पर संचित होती है? याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया। और आप पता है कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला महान हिमालय या हिमाद्री है, और सबसे निचली श्रृंखला लघु हिमालय या हिमाचल। ध्यान रखें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इस्पाऊ नृत्य कहाँ का लोक नृत्य? ध्यान रखें, इस प्रकार से आपको नृत्यांगना का प्रश्न पूछ रहा है। तो इस्पाऊ नृत्य कहाँ का लोक नृत्य? याद रखिएगा, इस्पाऊ नृत्य भारत के लद्दाख की नृत्य है, लद्दाख का नृत्य है, लेकिन चांगपा जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। कई बार हमें किस समुदाय का नृत्य यही पूछ लेता है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 1857 की क्रांति के बाद क्या प्रभाव पड़ा? ये प्रश्न पूछा, याद रखिएगा। तो भारतीयों ने स्वतंत्रता का सपना त्याग दिया, भारतीयों ने संगठन बनाना शुरू कर दिया, इसलिए कांग्रेस स्थापना हुई, भारतीयों ने विद्रोह की तैयारी की। इसके बाद आप देखिएगा, इसका प्रमुख प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1858 का लागू होना था, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश राज की शुरुआत की, जिसने ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व के माध्यम से भारत में शासन चालू कर दिया। 1858 के तहत पता क्राउन शासन चालू हो गया था, मतलब ब्रिटिश ताज, है कि नहीं? इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसने ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से सीधे भारत पर शासन करने की शक्ति प्रदान कर ली। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शक्ति शासन समाप्त हो गया, अब ब्रिटेन से सीधा शासन किया जाएगा 1858 के तहत। प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में कुछ प्रश्न पूछा, ध्यान रखें, तो हम आपको दिखा देते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म एनजीटी कहते हैं। एनजीटी क्या है? पर्यावरण से जुड़े विवादों से निपटाने के लिए एक बना विशेष निकाय है। एनजीटी को पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े कानूनी अधिकारों के प्रवृत्त मामलों के संभालने का अधिकार दिया गया। ध्यान रखें। इस प्रकार से आपको सामाजिक संगठन व अन्य राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्या उद्देश्य रख के चलते हैं। प्रश्न हमें बोल देता है कि एनजीटी की स्थापना, तो ध्यान रखें 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। यह पर्यावरण से जुड़े मामलों में तेजी से न्याय दिलाने और अदालतों में लंबित मुकदमे को कम करने का काम करता है। तो पर्यावरण संबंधित समस्त देख रेख या समस्त नियम कानून जो भी बनाता है, देख रेख कौन करता है? एनजीटी। याद रखेंगे, जो आपका हरित न्यायाधिकरण है। देख पा रहे होंगे आप लोग, पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेख का संबंध किस खेल से? याद रखें, शूटिंग से। अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? इसके बाद उन्होंने सांप्रदायिक उन्माद की शांति के लिए आमरण अनशन किया। इस प्रकार आप बता दें कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसी आंदोलन को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि ब्रिटिश कर्मचारियों या अधिकारियों का किसी भी तरह के सहयोग ना करना असहयोग आंदोलन कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, असहयोग आंदोलन को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, गांधी ने कुछ कारणवश, वो कारण क्या था बता देते हैं। तो इसके बाद उन्होंने सांप्रदायिक उन्माद की शांति के लिए आमरण अनशन किया। उसका आंसर ये रहेगा कि 1922 में, आप पता 1922 में क्या हुआ था,
चोरी चोरा कांड हुआ था, जिस कारण से उन्हें असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना पड़ा। उसके बाद उन्होंने आमरण अनशन पर बैठ गए थे। आप देख पा रहे होंगे लाला लाजपत राय ने किस कमीशन का विरोध किया था, तो साइमन कमीशन। यह आयोग ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था। इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे। जब सर जॉन साइमन भारत आए इंग्लैंड से, है कि नहीं, तो वो 7 सदस्यीय एक समिति हुआ करती थी जो उस समय आए थे। तो हमारे भारतवासी उसे काला कानून या भारत विरोधी कमीशन या आयोग मान रहे थे, क्योंकि वहाँ इस जो आयोग तो आया था भारत के लिए आया था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर भारत का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। इस बात को लेकर विरोध चल रही थी, तो लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था और इन्हीं की लाठी लगने के दौरान विरोध में मृत्यु हो गई थी। अब एक पारा होंगे ऑपरेशन शक्ति कौन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला संयुक्त सेना अभ्यास है। हम आपको बता दें, भारत और फ्रांस के बीच में। मैंने पिछले ही जो जीकेजीएस का एनालिसिस कवर करवाया था, शिफ्ट मुझे याद नहीं है, तो शायद 8 मार्च या 7 मार्च का सेकेंड शिफ्ट था। वहाँ पर मैंने सैन्य अभ्यास का पूरा डिटेल पढ़ाया था। अगर आप नहीं देखें जाके तो अवश्य देखें। इसलिए बोल रहा हूँ आपको बार बार कि जीकेजीएस का एनालिसिस हम कवर करा रहे हैं, आपके लिए इतना सहयोग कर रहे हैं कि आप अगली भर्ती में बेहतर कर सकते हो। तभी कर पाओगे जब प्रश्नों को आप एनालिसिस कर पाओगे, किस प्रकार प्रश्न आ रहे हैं और उनको आंसर कैसे बनाना। और हम इतना ऐड जानकारी आपको एक्स्ट्रा जानकारी बता दे रहे हैं जिससे आप अगली भर्ती में बेहतर कर सको। तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच होता कौन सा वाला, शक्ति ऑपरेशन, ध्यान रखें, समझे। मैं यहाँ पर पूछा था पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी में कौन से पदक जीतने पर प्रत्येक खिलाड़ी को कितनी राशि दी गई थी। ध्यान रखें, हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए 15 लाख रुपए का कैश दिया गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 29 जून को T20 विश्व कप 2024 जीतने वाले पुरुष T20 टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की राशि दी थी। तो यहाँ पर जो हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को कितना पैसा मिला था, 15 लाख। और जो T20 विश्व कप जो फुटबॉल हुआ है, T20 विश्व कप क्रिकेट हुआ था, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया था, टीम के लिए 125 करोड़ रुपए राशि दी थी पुरस्कार के रूप में। एक्स्ट्रा जानिए, पूछा देखिएगा और घोषणा की गई। खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए और द्रविड़ को 2.5 करोड़ रुपए और रिजर्व खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। ध्यान रखें, ये पुरस्कार की राशि के प्रश्न पूछा। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, औपनिवेशिक काल में भारत किसका निर्यात करता था। औपनिवेशिक काल में ध्यान रखें, तो औपनिवेशिक काल में भारत से जूट, ऊन, नील, कपास और गन्ना जैसे कच्चे माल का निर्यात किया जाता था। वहीं ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बनने वाले रेशम और ऊनी कपड़े, छोटी मशीनरी और हल्की मशीनरी जैसे तैयार उत्पादों का आयात किया जाता था। ये औपनिवेशिक काल की बात कर रहा है इतिहास। अगला प्रश्न हम देख पा रहे हैं, 1850 में भारत से सबसे ज़्यादा ब्रिटेन को क्या निर्यात किया जाता था। याद रखें, 1850 में भारत से ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा निर्यात कच्चा कपास इस अवधि के दौरान किया जाता था। कच्चा कपास, ध्यान रखें। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्यासे कौवे की कहानी के साक्षी मिले। याद रखें, लोथल का अलीबग्गा मोहनजोदड़ो, है कि नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का प्रश्न हमें पूछ रहा है, तो आप लोगों के पास समय है तो अवश्य पढ़ लीजिएगा। बार बार कहना पड़ता है क्योंकि आप हमारे शिष्य विद्यार्थी हो। हमारा फर्ज है आपको सही व सही जानकारी व ऑथेंटिक जानकारी देकर आपको तैयार करवाना। तो विश्वास के साथ पढ़े मेरे विद्यार्थियों, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं ना, पढ़ते रहो, अवश्य फायदा। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस देश के साथ नेशनल फ्यूल कोटा स्कीम शुरू किया गया। याद रखें, श्रीलंका ने ईंधन की उपयुक्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल फ्यूल कोटा स्कीम तैयार किया है। याद रखें, हमने प्रश्न पूछा था आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा चंद्रबाबू नायडू, जो तेलुगु देशम पार्टी, और जो आपके पवन कल्याण है जनसेवा पार्टी के हैं, जो उप मुख्यमंत्री है पवन कल्याण मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। और मुख्यमंत्री कौन है आपके, चंद्रबाबू नायडू। याद रखेंगे, जिस प्रकार का पूछ रहा है मुख्यमंत्री राज्यपालों का भी पहले पूछा जा चुका है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वेग समय ग्राफ के संबंध में वेग समय ग्राफ क्या बताता है, उसका संबंध क्या, याद रखिएगा, तो है वक्र के नीचे और समय अक्ष के ऊपर का क्षेत्र विस्थापन
को देता है, बताता है। ठीक है, इस प्रकार से हम आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपको सही व सटीक एनालिसिस कवर करा सकें, जिससे आप अगले शिफ्टों में बेहतर कर सको। और हम आपको फिर बोलते हैं 80 और 90% आपको, अगर आप तीनों शिफ्ट कवर कर ले तो माना जाए। हम आपको लगभग एक या दो शिफ्ट कवर करवा पाते हैं। ठीक है, इस बात माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आप अगर पर डे आप देख रहे हो तो जाके देखें और आपको बहुत फायदा मिलेगा। और आप बता देते हैं हम मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का PYQ क्लास कवर करवा रहा है न्यू एडिशन के हिसाब से, जो आपको अगली भर्ती परीक्षाओं में आपको NTPC में और आपको ग्रुप डी में काम देगा, और रेलवे RPF में तो आपको काम ही देगा। और रेलवे RPF एग्जाम चल रहा है जहाँ पर आपको मैथ्स भी आ रहा है, रीजनिंग भी आ रहा है, जीके जीएस भी आ रहा है, साइंस भी आ रहा है। हम आपको मैथ से कवर कर रहे हैं, रीजनिंग कवर हो रहा है, जीके सब कवर हो रहे हैं। आप देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा PYQ क्लासेस 2025-26 NTPC ग्रुप डी RPF कांस्टेबल डाला है, जहां पर मैंने पूरा न्यू एडिशन के हिसाब से 2025 में एग्जाम हुए ना, RPF SI का, JE का, टेक्नीशियन का, ALP का, और जो ग्रुप डी एग्जाम हुआ था NTPC का 21-22 में, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो एग्जाम वर्तमान हो रहा है उसके पैटर्न को पढ़ना है, किस प्रकार प्रश्न पूछ रहा है। तो मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जिसका पढ़ना चाहते हो वही पैटर्न का मैं फॉलो करके पढ़ा रहा हूँ। एक बार विजिट करें, जाके देखें मेरे विद्यार्थियों। आपको सलाह देता हूँ मैं, मेरा फर्ज है आपको सही व सटीक जानकारी देना, तो मैं आपको कहता हूँ जाके पढ़ें विश्वास के साथ, बहुत नहीं बहुत बेनिफिट मिलेगा, जो मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब कर, शेयर करें। और अगर हमसे पढ़कर आपको थोड़ा भी 10% फायदा होता है तो आप हमें कमेंट अवश्य करें, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपको बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट।